आइए अब हम हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हुए आ रहे थे। उस वांट ऑफ फैक्टर पे हमने केस 1 स्टडी पूरा कर लिया था, रिलेशन इन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब हम बात ये कर रहे हैं कि यदि किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला जाए और सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाए तो उसके नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में किस तरह का एक रिलेशन डेवलप होता है। दूसरी चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल पर। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज हम इस सेक्शन के अंदर अब करने जा रहे हैं। देखिए, पहला केस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेकंड केस की हम स्टडी कर रहे हैं, केस सेकंड। ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं केस सेकंड की, और केस सेकंड जो मेरे पास में है, हम केस सेकंड कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन want of factor I and degree of association। बड़ा ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो चाहे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, बोथ आर हमारे पास में है। तो क्या बेटा, जर्नल सी बात समझ में आ गई है? तो हमारे पास में क्या बेटा, दोनों के दोनों ही अल्फा है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि साहब अगर हमने एसोसिएशन हुआ तो केस क्या होगा, और डिसोसिएशन अगर हुआ है तो हम उसको पूरा जान करके आ गए कि किस तरीके से हुआ। अब बात ये होती है कि अगर ये एसोसिएशन हो रहा है, आ रही बात समझ में, द सॉल्यूशन सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। मैंने क्या कहा, इन द सॉल्यूशन सॉल्यूट अंडरगो, आ गई बात समझ, इन द सॉल्यूशन सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। डन बेटा, होगा क्या, सॉल्यूट का एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है, पहले हम ये समझते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो मैं क्या कहूंगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल, हरी बात है, जो भी पार्टिकल्स के नंबर है, अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्लियर है, जो भी पार्टिकल्स होंगे हमारे पास में सॉल्यूट के, वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्लियर है, अब इससे होगा क्या, मैं कहता हूं नंबर 1, हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन का मतलब समझिए। सबसे पहली बात, इस एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ है, मैंने डाले थे n पार्टिकल। क्लियर है क्या, मैंने डाले थे क्या बेटा सॉल्यूशन में, Na पार्टिकल, लेकिन किसी रिएक्शन के जरिए वो An में सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब हुआ एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन के दौरान मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होना स्टार्ट हो गए, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे होंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का डाइमराइजेशन हो रहा होगा, ट्राइमराइजेशन हो रहा होगा, या मैं जैसे इस एग्जांपल को ले रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि पॉलीमराइजेशन हो रहा हो। तो इसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो चीज पहले यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं कहूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज ड्यू टू एसोसिएशन। क्या कहूंगा, कॉलिगेटिव properties decreases due to association।
एसोसिएशन के कारण हो क्या रहा है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर डिक्रीज हो रही होगी तो डेफिनेटली मोलर मास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मैं सेकंड नंबर पे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कहूंगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आ रही है बात समझ में? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये लीजिए, मेरी बात समझ में आ गई? क्या होगा, कॉलिगेटिव टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बोले कि कैसे होगा? मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा आपके पास में एग्जांपल लेता हूं। बोले वो एग्जांपल कैसा होगा बेटा, एसिटिक एसिड हो या बेंजोइक एसिड हो, मैं इन दोनों को एसिडिक बेंजीन के सॉल्यूशन में अगर डाल दूं तो बेंजीन मेरे पास में नॉन पोलर सॉल्यूशन है। समझिएगा कैसे? मैंने क्या कहा है, एसिटिक एसिड ये लीजिए CH3COOH ऑब्लिक बेंजोइक एसिड, ये लीजिए मैंने ले लिया ये बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड इज डायमराइज्ड इन बेंजीन, क्या कह रहा हूं मैं, इज डायमराइज्ड इन बेंजीन। बोले ये कैसे हुआ? ये डायमराइजेशन जो प्रोसेस है, ये डायमराइजेशन हुआ तो ये कैसे हुआ, हम इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग बेटा समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस चीज को बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। लोग देखिए, मैंने ये कंटेनर लिया है, क्लियर है, और इस कंटेनर में अब मेरे पास में क्या है, समझिए कि इस कंटेनर में मैंने ये ले ली बेंजीन, और आप जानते हो कि बेंजीन का डाइपोल मोमेंट विल इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ ये क्या होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्लियर? अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये बेंजीन तो फिल की हुई है ही, बड़ा ध्यान से देखो, ये जो सारी चीज है वो है क्या, ये तो इसमें बेंजीन पड़ी हुई है साहब, और बेंजीन कैसी है, नॉन पोलर। अब जो मैंने इसमें सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया है, वो सॉल्यूट या तो एसिडिक एसिड हो सकता है या फिर बेंजोइक एसिड हो सकता है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर CH3 भी लगा सकता हूँ, ऑब्लिक बेंजीन भी लगा सकता हूँ। तो अंडरस्टूड है कि ये बेंजोइक एसिड भी बन गया और एसिटिक एसिड भी बन गया। ये लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH3 भी लगा दिया, और ये लीजिए बेंजोइक एसिड भी मैंने लगा दिया। अब सिंपल सी बात है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 60, और जनरली बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्लियर है क्या बेटा, वो 122 होता है। ये आपको याद रखना है। लोग अब आप बड़ा ध्यान से देखिए कि मेरे पास में ये जनरली क्या है, ये मेरे पास में बेटा बेंजोइक एसिड और वो है, और मैंने इसको डाला किसमें, सॉल्वेंट मेरे पास में कौन सा है, बेंजीन, और सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब जैसे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में अंदर गए तो अब इनके बीच में कुछ इस तरीके से क्या होगा, कुछ इस तरीके से इनके बीच में एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग बेटा ये क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। ये लीजिए क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो क्या रहा है बेटा, इनमें एसोसिएशन हो रहा है। अब एसोसिएशन के कारण क्या हो रहा है, इनका डाइमराइजेशन हो रहा है। समझिए यहाँ क्या हुआ इनका, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के कारण हो क्या रहा है इनका, आ रही है बात समझ? देखिए पहले ये 2 मॉलिक्यूल थे, अब कन्वर्ट हो गए सिंपल एक में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ड्यू टू एसोसिएशन मैं क्या कहूंगा, ड्यू टू एसोसिएशन मैं क्या कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। अगर पार्टिकल डिक्रीजेस हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर।
तो मैं क्या कहूंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन अब हुआ क्या, इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। क्या हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। रीजन, अब यहां पर आप देखो तो हो क्या रहा है, ये डायमर बन रहा है। डायमर बनने के कारण हुआ क्या कि मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मान लो कि अगर एसिटिक एसिड था, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, तो मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हुआ है तो पहले एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास था वो मेरे पास में 60 था, लेकिन अब डायमर बन जाने के कारण अब मॉलिक्यूलर मास 120 हो गया। क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 120 मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करता हूं तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122 से लेकर बेटा 122 से 144 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मास ऑफ, बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि मास ऑफ CH3COOH आफ्टर एसोसिएशन, शब्द को सुनना, आफ्टर एसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास जो मेरे पास में हो गया वो 120, और फिर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आफ्टर एसोसिएशन इन बेंजीन वो कितना हो गया बेटा, 244। तो डेफिनेटली यहां क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, और इसी डाइमराइजेशन प्रोसेस को ही तो हम कह रहे हैं एसोसिएशन। तो पहले पॉइंट ये समझ में आना चाहिए, एसोसिएशन किस तरीके से हो रहा है, एसोसिएशन में हो क्या रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नो डाउट सिस्टम का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो ही रहा है। आइए अब मैं कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। लुक, अब मैं कौन कौन से एग्जाम्पल ले रहा हूं वो देखिए। ये लीजिए, जैसे अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं, मैं उसी को ही बेस लेते हुए पहला एग्जाम्पल आपके लिए डाइमराइजेशन का लेता हूं। किसका लेता हूं, डाइमराइजेशन। ये लीजिए, पहला ही एग्जाम्पल मैं डाइमराइजेशन का ले रहा हूं। अब डाइमराइजेशन का मतलब हुआ टू पार्टिकल कन्वर्ट इनटू वन पार्टिकल। कहने का मतलब कि टू जो पार्टिकल्स हैं, ये लीजिए, पार्टिकल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, वन पार्टिकल में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और रिलेशंस निकाल रहे हैं। आ रही है बात समझ, तो टू पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे होंगे बेटा किसमें, सिंगल पार्टिकल्स में। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2A पार्टिकल्स लिया, दैट विल कन्वर्ट इनटू A2। 2A पार्टिकल से क्या मिल गया बेटा, A2। क्या तो ये प्रोसेस डाइमराइजेशन है, यस। दो पार्टिकल्स मिलकर के सिंगल एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। क्लियर, मैं ये कहता हूं कि बिफोर, मैं यहां कह देता हूं बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले। क्लियर है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल ये कितने हैं, A है। बात समझ में आ रही, तो क्या मैं इसको 0 कह दूंगा, डन है बेटा, आ रही है मेरी बात समझ में। अब आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, अगर मैं आफ्टर एसोसिएशन की बात करता हूं कि भाई एसोसिएशन हुई उसके बाद में, मान लीजिए कि ये मेरे पास में A माइनस A अल्फा, तो डेफिनेटली अब आप मुझे बताइए कि ये पार्टिकल कितने होंगे, मैंने निकालना सिखाया है। जिसका मोल्स निकालना हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे निकाल रहे हैं वो, तो क्या बेटा जिसका निकालना है 1, जिससे निकाल रहे हैं 2, और क्या मेरे पास में अब यहां पर A अल्फा आ जाएगा क्या। क्लियर है, तो मेरे पास में ये A अल्फा बाई 2 बन जाएगा क्या। तो लुक, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास में 2 पार्टिकल पार्टिसिपेट हुए, तो इनिशियली n इजिकल टू मेरे पास में क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, अब देखिए बिफोर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल मेरे पास में होंगे A, आफ्टर एसोसिएशन अगर मैं बात करूं A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई 2, डन। क्या मेरे पास में ये चीज आएगी। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लेता हूं, क्लियर है, तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्लियर है क्या, माइनस में से हाफ का A अल्फा गया तो A माइनस A अल्फा बाई 2 रिमेनिंग रहेगा,
ए कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्या यही चीज आएगी? तो ए माइनस ए 1 माइनस अल्फा बाई 2 मेरे पास ये आएगा। अब मैं वांट ऑफ फैक्टर निकालता हूं तो वांट ऑफ फैक्टर क्या था? वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, यही था क्या? क्लियर है बेटा? तो देखिए आई इज इक्वल टू, तो आफ्टर एसोसिएशन मेरे पास में ए 1 माइनस अल्फा बाई 2 और क्या मेरे पास में बिफोर एसोसिएशन ए, तो लुक बेटा ए से ए काट देता हूं। मेरी बात समझ में आई? तो क्या अब मेरे पास में आई इज इक्वल टू ये लीजिए 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया है। क्लियर है? अगर मैं अल्फा को 1 मान लू, अगर मैं अल्फा को 1 मान लेता हूं, लुक एफ ये लीजिए एफ अल्फा इक्वल टू 1, देन जैसे ही मैं 1 कर लेता हूं तो 1 में से 1 गया तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1/2। ये लीजिए आई कितना हो गया? 1/2। तो नो डाउट अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एसोसिएशन के केस में, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एसोसिएशन के केस में वो फ्रैक्शन में चले जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? आई इज इक्वल टू 1/2। पार्टिकल कितने थे? 1/2। मान लीजिए कि यहाँ 3 होते तो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1/3 हो जाता है। मान लो 4 होते तो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1/4। 5 होते तो आई इज इक्वल टू 1/5, ये वांट ऑफ फैक्टर बन जाता। ये डायमराइजेशन का केस मैंने आपके सामने लिया है। आइए इसी तरीके से मैं आपको ट्राइमराइजेशन भी सिखाता हूँ, टेट्रामराइजेशन भी बताता हूँ और लास्ट में हम पॉलीमराइजेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये रूल्स बनते हैं। तो लुक मैं आगे बढ़ता हूं और ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। देखिए अगला मैं डिस्कस करता हूं आपसे नंबर 2 ट्राइमराइजेशन। ये लीजिए ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मीन्स क्या है? इसमें 3A पार्टिकल दैट विल कन्वर्ट इनटू A3। ये प्रोसेस मेरे पास में क्या हो गया? ट्राइमराइजेशन हो गया। 3 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें बेटा? एक पार्टिकल्स में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3A और कन्वर्ट हुआ होगा ये A3 में। सिंपल सी बात है, ये 3 पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल पार्टिकल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? क्या ये लीजिए ये 1/3A, क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि सिंगल पार्टिकल है वो 1/3 में जा रहा होगा? तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्या मेरे लिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 बन गई? क्या n की वैल्यू 3 बन गई है क्या? लोग बेटा अब देखिए वही चीज कि सबसे पहले बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं तो मैं a लूंगा और यहां पर 0। फिर मैं कहता हूं कि आफ्टर एसोसिएशन, ये लीजिए अगर मैंने आफ्टर एसोसिएशन लिया है तो लुक बड़ा ध्यान से समझना, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 3 है। इस बात को आप ध्यान से समझना, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। तो डेफिनेटली जो मेरे पास में बनेगा वो भी क्या बनेगा? बोलिए अल्फा/3। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहां पर लिया था a अल्फा, तो ये कितना आया? a अल्फा/2। तो लुक यहां पर a माइनस a अल्फा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? a अल्फा/3। इसमें से a अल्फा कम हुआ होगा तो डेफिनेटली मुझे वहां पर a अल्फा मिला होगा। तो बड़ा ध्यान से कि अगर अब मैं इनिशियली इसके मोल निकालता हूं तो a और इसके निकालता हूं तो a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा/3। क्लियर ना? अब माइनस का a अल्फा और प्लस का a अल्फा/3 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं और पूरा सॉल्व करूं तो देखो बेटा इसमें से a कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 2/3। क्या इस तरीके से मेरे पास में क्वेश्चन बनता है? क्लियर है? 2 ये लीजिए 2 अल्फा/3, क्या यही बनेगा? लुक बताइए 1 माइनस 2 अल्फा/3। अब मैं यहां से वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेता हूं a 1 माइनस 2 अल्फा/3 अपॉन लीजिए a से a कैंसिल आउट तो i इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 अल्फा/3। मैं वही चीज कह रहा हूं कि f अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर मैं अल्फा को 1 ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं
कि एफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर मैंने अल्फा को 1 ले लिया तो लुक बेटा आई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, और 1 में से 2/3 गया तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/3। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। और मैंने अभी यही तो आपको सिखाया है कि जब भी एसोसिएशन का केस हो तो आप देखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस पार्टिसिपेशन के बेस के ऊपर ही आप 1 में लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पर आई जो आया वो कितना आया 1/3। डन है क्या बेटा? और डिसोसिएशन के केस में अगर स्ट्रॉन्ग है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही हो जाते हैं, लेकिन एसोसिएशन के केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1/3 बनता है। क्लियर है बेटा? आइए अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं सिमिलरली पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस लूं तो ये लीजिए, मैं कहता हूं 4th नंबर पर पॉलीमराइजेशन। ये लीजिए, ये पॉलीमराइजेशन। बोले पॉलीमराइजेशन का मीन्स क्या है? आइए हम सबसे पहले पॉलीमराइजेशन को देखते हैं। मैंने क्या कहा कि मेरे पास में n पार्टिकल है और ये n पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे होंगे सिंगल पार्टिकल में, 1 पार्टिकल में। क्लियर है क्या बेटा? 1 पार्टिकल में n पार्टिकल्स हैं और कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें 1 पार्टिकल। कहने का मतलब मेरे पास में n a पार्टिकल है और ये कन्वर्ट हो रहे होंगे an पार्टिकल में। बात समझ में आ रही? तो बेटा वही चीज कि बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन क्या सीन होगा। तो देखिए मैं बात करता हूं बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन के अंदर अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मेरे पास में बिफोर एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, तो ये 0। अब मैं बात करता हूं आफ्टर एसोसिएशन। अगर आफ्टर एसोसिएशन की मैं बात करूं आपसे तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा बाई एन से यस या नो। तो क्या अब मैं आसानी से कह सकता हूं क्या कि यहां पर 1 होगा और ये 1 माइनस अल्फा प्लस ये अल्फा बाई एन। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? तो बड़ा ध्यान से देखिए, अब आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, या मैं कहूं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो देखिए 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन 1, क्या यही आएगा? मैंने 1 लिया है तो नो डाउट अब मेरे पास में I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। ये लीजिए, क्या मेरे पास में ये एसोसिएशन के केस के लिए अल्फा का फार्मूला, पॉइंट ऑफ फैक्टर का फार्मूला आ गया। अब मैं इससे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आयोटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1। ये लीजिए, ये लीजिए, ये अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी हमने डिराइव कर लिया है। ये क्या था मेरे पास? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस, जहां से हम अल्फा कैलकुलेट करके आ गए। और ये क्या था? एसोसिएशन के केस में किस तरीके से वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? अगर मैं इसको लिखना और चाहूं तो देखिए, क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या एन आयोटा माइनस 1 मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। क्या इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? तो लुक, अब अगर मैं अल्फा को 1 मान लेता हूं, सुनना मैंने क्या कहा कि एफ यहां लिख देता हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा है कि एफ, क्या कह रहा हूं, एफ अल्फा विल इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू, बड़ा ध्यान से देखना, 1 प्लस अल्फा को जैसे ही मैंने 1 मान लिया तो 1 अपॉन एन माइनस 1 ये कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। शायद अब आपके समझ आ गई होगी कि जितने एन होंगे, जितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसी का ही फ्रैक्शन अपॉन में। तो 1 अपॉन एन, यहां पर क्या आ गए? नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी आपने देखा डायमराइजेशन का केस था
तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1/2। ट्राइमराइजेशन का केस था तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1/3। इसी तरीके से अगर मैं टेट्रामराइजेशन ले लेता हूं तो वांट ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। पेंटामराइजेशन का केस लेता हूं तो क्या होगा आयोटा इज इक्वल टू 1/5। इसी तरीके से अगर पॉलीमराइजेशन का केस ले लेता हूं तो आयोटा इज इक्वल टू 1/10 होगा। ये सारी चीज मैंने आपको बताई है किस बेस के ऊपर बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। मैं ये समझता हूं कि अब आपको यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन क्या होगा, डाइमराइजेशन के केस में किस तरीके से होगा। अब हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वही हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो आइए मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो मेरे पास में वांट ऑफ फैक्टर आई है, आई क्या है मेरे पास में, मैं कह रहा हूं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा हूं बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा हूं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन दोनों का रेशियो ही तो मेरे पास में वांट ऑफ फैक्टर है। अब बड़ा ध्यान से देखिए हुआ क्या और समझिए। बोला आपने ये क्यों लिखा, देखो बेटा इससे मतलब क्या निकला। अब आप देखिए, आपने सबसे पहली चीज कि पहला इस चीज को समझिएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आ रही बात समझ, n-1 आपने प्रूफ किया। नंबर 2 एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में आपने I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n अल्फा 1/n माइनस 1, ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से डिराइव कर करके आ गए। अब बोले ये क्यों लिखा, अब इससे आपको समझ में आएगा कि अगर I की वैल्यू 1 होती है, I इज इक्वल टू 1 हो तो मैं कहूंगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है बात समझ में, क्या कहलाई कि I इज इक्वल टू 1 हो तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैं कह रहा हूं कि I इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 का अगर केस आ जाए, और नॉट इक्वल टू अगर 1 का केस आता है तो फिर दो केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं कि I इज ग्रेटर देन 1 और I इज लेस देन 1। आ रही है बात समझ में, तो मैं ये कहता हूं ये दोनों एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। अब I इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो ये केस मेरे पास में आप देख सकते हैं कि ये डिसोसिएशन का होगा। किसका होगा बेटा, डिसोसिएशन। और मेरे पास में ये जो केस होगा वो किसका होगा, एसोसिएशन। ये लीजिए, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन आप दोनों का केस अच्छे से समझ करके आ गए हैं। ये एक जर्नल वे था जो हम पढ़ करके आए हैं अभी तक, उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दिया गया है। अब आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं और इस बात को पहचानते हैं कि अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर आपसे अब डिस्कशन कर लूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, I इज इक्वल टू मतलब वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको कहा तो बड़ा ध्यान से समझो कि भाई ये चीज आपके पास में है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में अगर अब मैं चीज रख रहा हूं तो मेरे पास में जो I है वो I क्या है, लुक और समझिए। मैंने कहा देखिए I
क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि क्वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कह रहा हूं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एक है नॉर्मल मोलर मास और एक है एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो नॉर्मल मास मेरे पास में होता है मैं उसी को ही कहता हूं मास ऑब्जर्व या थ्योरेटिकल, और ये लीजिए ये मास। फिर मैं यहां पर आपसे डिस्कशन करूंगा मोल और ये मोल। तो जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो होता है थ्योरेटिकल, और जो एबनॉर्मल होता है वो होता है ऑब्जर्व। डायमराइज्ड हुआ मॉलिक्यूलर मास जस्ट डबल हो गया, ट्राइमराइज हुआ मॉलिक्यूलर मास जस्ट ट्रिपल हो गया। तो हुआ क्या, ये होगा मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व और ये होगा थ्योरेटिकल। इसी तरीके से ये मोल्स होंगे मेरे पास में ऑब्जर्व और ये मोल्स होंगे थ्योरेटिकल। क्या ये मेरी बात आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हुई क्या? अगर ये क्लियर है तो अब इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं आप उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मैंने कहा ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता हूं कि केसीएल नॉर्मल मोलर मास जो होता है हमारे पास में, जो केसीएल है उस केसीएल का जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो होता है 74.5। क्या कहा मैंने, नॉर्मल मोलर मास, ये लीजिए केसीएल नॉर्मल मोलर मास जो होगा मेरे पास में वो होगा 74.5। ये नॉर्मल मोलर मास है केसीएल का। आ रही है बात समझ में? तो क्या मैं अब इसको अगर एम एन इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं कि भाई मेरे पास में अगर मैं केसीएल को ब्रेक करता हूं तो के प्लस और प्लस सीएल माइनस, तो डिसोसिएशन का केस है और डिसोसिएशन का केस हो रहा है। डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन का केस हो रहा है तो लुक मेरे पास में आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, क्योंकि वॉन्टा फैक्टर क्या बनेगा इसका आई। क्लियर है क्या बेटा? अगर आई वॉन्टा फैक्टर बनता है, क्यों? क्योंकि इसके एन की वैल्यू भी तो 2 है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मींस सॉल्ट है। तो क्या ये कहा जा सकता है क्या 74.5 डिवाइडेड बाय 2? अब ये 2 कहां से लेके आ गया मैं, एन की वैल्यू। क्लियर है क्या बेटा? वेल इक्वल टू ये देखिए मास, और फिर मैं यहां पर कुछ लगा रहा हूं। अब ये मास जो मेरे पास में है ये कौन सा है बेटा? आ रही है बात समझ में? मैं यहां पर बात कर रहा हूं एबनॉर्मल। क्लियर है? और फिर मैं यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस बात को कि इस बात को समझिएगा, ये 74.5 मैंने ये पॉइंट किस लिए लिखा है ये आपके बात अब समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या बेटा? बोलिए। फॉर डिसोसिएशन, तो जो सॉल्यूट होगा डिसोसिएशन के केस में, बड़ा ध्यान से समझना, कभी कभी ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपको इस चीज को रीअरेंज करना आना चाहिए। अब वो रीअरेंजमेंट कैसा है वो देखो, किस तरीके से मैं इनको रीअरेंज कर रहा हूं। अगर मैंने ये कह दिया फॉर डिसोसिएशन, क्या कह रहा हूं बेटा? फॉर डिसोसिएशन, ये लीजिए अगर मेरे पास में केस डिसोसिएशन का है, फॉर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में किसका बेटा? सॉल्यूट का। डिसोसिएशन किसका हो रहा है मेरे पास में? सॉल्यूट का। तो बेटा जो उसका मास होगा वो हमेशा मैं एबनॉर्मल कैलकुलेट करूंगा। तो ये लीजिए मास और क्या करूंगा? एबनॉर्मल। तो अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो देखिए आई कितना है, ये रहा क्वांटम फैक्टर आई। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर बात करता हूं मास नॉर्मल अपॉन आई ग्रेटर देन इक्वल टू मास एबनॉर्मल। मैंने क्या कहा है? मास नॉर्मल अपॉन क्वांटम फैक्टर आई मास एबनॉर्मल, और ये लीजिए मास फर्दर ये नॉर्मल। बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बना करके दे दिए जाते हैं, इस तरीके से आपको रिलेशन मेंटेन करना
आना चाहिए। एक ये छोटा सा रिलेशन था। आ रही है बात समझ? ये डिसोसिएशन का केस था। सपोज अगर एसोसिएशन का होता तो जस्ट रिवर्स। क्या कह रहा हूं मैं? अगर यही चीज एसोसिएशन की होती तो लुक, आ रही है बात समझ में? ये नंबर 1 डाला और ये नंबर 2 डाल रहा हूं फॉर एसोसिएशन। ये लीजिए, अगर यही केस एसोसिएशन का होता मेरे पास तो मैं क्या करता? मोलर मास नॉर्मल। मैं क्या कह रहा हूं? मोलर मास नॉर्मल। बड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं बेटा? मोलर मास नॉर्मल। फिर मोलर मास एबनॉर्मल। क्या कहा मैंने? मोलर मास एबनॉर्मल और ग्रेटर देन इक्वल टू, आ रही है बात समझ? मोलर मास नॉर्मल अपॉन वांट ऑफ फैक्टर। ये लीजिए, मोलर मास ऑफ नॉर्मल अपॉन वांट ऑफ फैक्टर। इस तरीके से आपको इनके बीच में ये रिलेशन बनाना आना चाहिए। लीजिए, ये यहां तक का पार्ट मैं ये समझता हूं कि अब आपके बहुत अच्छे से ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने ये सारी चीजों को बड़ा ध्यान से देख लिया। देखिए हम क्या करते हुए आ रहे हैं। पहली चीज हमारे पास में था रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये लीजिए, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के केस में क्लियर है, मैंने आपको ये सारी चीज आपसे डिस्कस की और इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन हम पूरी लेके आए कि एसोसिएशन के केस में होगा क्या। क्लियर है? क्या फार्मूला बनेगा और किस तरीके से मैं अल्फा को कैलकुलेट करूंगा, क्यों अल्फा लेस देन 1 हो जाता, वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 हो जाता है और क्यों वांट ऑफ फैक्टर मेरे पास में बढ़ जाता है। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मुझे दे दिया जाए, एक जनरल सा क्वेश्चन, देखना मैं क्वेश्चन ऐसे ही एक जनरल सा बना रहा हूं, फिर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जब पूरा सीख लेंगे तो फिर इन क्वेश्चन को इनके साथ आ रही बात समझ में बनाना हम सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स डेवलप करेंगे हम कौन कौन से, कि भाई LiCl को वाटर में डाला तो क्या होगा और उससे बनने वाले डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो देखिए, एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। मैंने क्या कहा? एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अब एसिटिक एसिड कभी बेंजीन में डिसॉल्व तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो अब मैं डिसॉल्व की जगह, अब आप समझ गए होंगे कि बेंजीन में डायमराइजेशन हो जाता है, तो मैं लिख देता हूं एसिटिक एसिड डायमराइज्ड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड डायमराइज्ड इन बेंजीन। समझिएगा, एसिटिक एसिड क्या हो रहा है? डायमराइज्ड इन बेंजीन। क्लियर है क्या? अप टू 60%। मैंने क्या कहा? एसिटिक एसिड डायमराइज्ड इन बेंजीन अप टू 60%। देन कैलकुलेट अप टू 60%। देन कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर आई। अब मैंने पूछा क्या है? कैलकुलेट आई। ये लीजिए, ये आई क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा? तो नो डाउट आप जानते हो कि दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डायमराइज्ड होकर के कन्वर्ट होंगे सिंगल मॉलिक्यूल में CH3CO का होल ट्वाइस। ये लीजिए, क्लियर है? अब यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ट्वाइस टाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर मॉलिक्यूलर मास जो होगा, क्लियर है क्या, वो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड के बराबर होगा, या मैं कह दूं कि ट्वाइस टाइम होगा, तो लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब मैं जानता हूं कि आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1। एसोसिएशन के केस में इस तरीके से मैं वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं। तो क्या मुझे यहां पर क्वेश्चन में I इज इक्वल टू 1 प्लस अप टू 60% दिया गया है। डन बेटा। और मेरे पास में यहां पर अगर आप देखो तो n इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स लेकर के रिएक्शन को, तो 1/2 ये लीजिए -1 से यस या नो। तो क्या मैं अब आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसको हटा दूं तो ये मेरे पास में बन जाता है 0.6 और ये लीजिए ये माइनस का हाफ मेरे पास में आ जाता है।
क्लियर है बेटा? ये माइनस का हाफ जैसे ही आ गया तो क्या मैं इसको माइनस का 6.3 और लिख सकता हूं? तो आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6/2, ये लीजिए, ये लिख सकता हूं क्या? और जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, आ रही बात समझ में? तो देखिए 2, और जैसे ही मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लेता हूं, समझिए कि मेरे पास में ये 60 से मैंने 0.6 1 में से गया तो माइनस का हाफ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का हाफ, तो 0.6/2 विथ नेगेटिव साइन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मेरे पास में ये 1.4, ये लीजिए, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0.7, क्या मेरे पास में ये आंसर देखने को मिलेगा क्या? हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई है आपको? बोलिए, जल्दी से बोलो, यहां तक कोई डाउट? डन? चलिए, हाँ, ये कैलकुलेशन कैसे हुई देखिए, बड़ी सिंपल सी, 0.6 लगा दिया, माइनस का 1/2 बच गया, इसको आप 0.4 लिख लो और 0.4 से मल्टीप्लाई करा लो तो माइनस का 6/2, और 1 में से मैं लेस कर रहा हूँ, 1 में से मैं लेस कर रहा हूँ, तो अच्छा मैंने ये 4.2/7 कैसे लिख दिया? ये लीजिए, बड़ा ध्यान से देखिए, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये माइनस का है इसलिए मैं साइन बकायदा माइनस का लूंगा, और ये लीजिए कि मेरे पास में आ गया ये कितना, वो मैंने कैलकुलेशन सीधे लिख दी थी, तो क्या मैं इसको 0.3 कर दूं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, और ये 1 में से 0.3 गया, तो ये लीजिए बेटा 0.7 आंसर। मैंने पहले वो 1.4 उसको अलग से कैलकुलेट करके डायरेक्ट 0.7 लिखा था, और ये तो आपके सामने बिल्कुल ही सीधा है, तो ये लीजिए ये 0.7। बोलो बेटा, ये चीज क्लियर? इस तरीके से आप कोई भी एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक आप बड़े आराम से आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब इन्हीं चीजों को हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाते हैं और हमारे पॉइंट पर चलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के पहले पॉइंट के ऊपर, आरएलवीपी, जो हम पढ़ करके आ गए। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए डिस्कस करते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इससे पहले छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम बात करेंगे फेज डायग्राम पर। ये फेज डायग्राम है क्या चीज? समझिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर्टिकुलर किसी एक ही पॉइंट पर आ जाएं और तीनों एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रही हो एक किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमारे पास में ट्रिपल पॉइंट होता है। उस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो भी इक्विलिब्रियम डेवलप किए जाते हैं और जो भी कोई चीज गिवन की जा रही है उसे हम कहते हैं फेज डायग्राम। तो हमें ये पता लगता है कि नॉर्मल बॉइलिंग कहां से स्टार्ट होगी और नॉर्मल फ्रीजिंग कहां से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब हम कब तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे और कब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, इन चीजों को हम किस तरीके से पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर डिस्कशन लेते हैं, ताकि हम इनको थर्मोडायनेमिक्स से भी कोरिलेट कर सकें और थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये समझ सकें। देखिए समझिए, किसी भी सॉल्यूशन में आपने कोई सॉल्यूट डाला तो हुआ क्या? सॉल्यूट अंदर गया और सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होकर के वो सरफेस के ऊपर आराम से अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो उससे होगा क्या? सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर? तो पार्टिकल्स जो कि एस्केप हो रहे थे किसके? सॉल्वेंट के। रीजन, वेपर प्रेशर जो जनरेट होता वो किससे होता? सॉल्वेंट के पार्टिकल से होता। तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीजेस, तो मैं ये कहूंगा कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो भी कम होगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर कम होगी तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, मतलब सॉल्वेंट में डाल रहा हूं और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, तो 101% उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्लियर है? तो उसके पीछे दो रीजन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का कारण क्यों? लेस अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर वेपोराइज्ड पार्टिकल, जो वेपोराइज्ड हो रहे हैं, क्लियर है क्या? उनके लिए लेस सरफेस एरिया अवेलेबल हो रहा है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब बात यह है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ा होगा। यस, सॉल्यूशन में जाने के बाद हो सकता है मे बी पॉसिबल पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम हुआ।
क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो मैं तो ये जानता हूं कि एक प्योर सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूशन होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है किसी सॉल्यूशन से। रीजन, उसमें किसी भी तरह के और कोई दूसरे पार्टिकल्स नहीं है, जबकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब उस वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाने के कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट आता है और कौन कौन से फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हम उस चीज की प्रॉपर वे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहां से आपसे डिस्कस कर रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले जनरली हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्लियर है? हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फेज डायग्राम पर। बोले ये फेज डायग्राम होता क्या है? आइए सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि ये फेज डायग्राम है क्या चीज। पहले इस फेज डायग्राम को आप पूरा समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि ये फेज डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स stability of various phase of a given substance under the given condition of pressure and temperature known as phase diagram। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और मैं ये कहूं कि ये मेरे पास में एक ट्रिपल पॉइंट है जहां पर गैसियस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसमें है बेटा? इक्विलिब्रियम में। अगर मेरे पास में ये पूरा रीजन, बड़ा ध्यान से समझिएगा, गैस का है, ये पूरा रीजन मेरे पास में गैस का है, ये लिक्विड का है, ये सॉलिड का है, तो इसमें सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे होंगे इस पूरे रीजन में। देखिए यहां से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक अगर मैं बात करूं तो इस पूरे रीजन के अंदर सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इसी तरीके से अगर इस रीजन के बीच में बात करूंगा तो लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। और ये तीसरा रीजन जो मेरे पास में है, तो मैं इसको ये लीजिए, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं, इसको नंबर 2 डाल देता हूं और ये नंबर मेरे पास में 3 आ गया। तो समझने की कोशिश करना, इस 3 में सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज में है। बात समझ में आ गई? तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लीजिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जनरली मेरे पास में, क्लियर है, तो ये मेरे पास में कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और जबकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास में कहलाएगा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब हुआ? क्लियर है क्या? जब लिक्विड वेपोराइज्ड होगा। क्लियर है क्या? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट होगा, वो टेम्परेचर मेरे लिए क्या कहलाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, क्या कह रहा हूं? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। किसके बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस बिकम इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर मेरे पास में नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होती है वो कहलाता है मेरे पास में, और जिस ट्रिपल पॉइंट, और वो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है बेटा 4.58 mm ऑफ Hg। इसी चीज को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा? आ रही है बात समझ? फेज डायग्राम। और इसी चीज को हम कह रहे हैं ट्रिपल पॉइंट, और इसी को हम कह रहे हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और इसी चीज को हम कह रहे हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहली चीज, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और इनकी डेफिनेशन हम किस तरीके से समझ पाए, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आइए देन आगे हम अब
कल की क्लास में इसकी और आगे स्टडी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।